हाँ जी दोस्तों। तो ये कंपनी ऑडिट के जो रेसिडुअल सेक्शन बचते हैं ना, उनका मैराथन है। जो कंपनी ऑडिट जो मेन था, उसका मैराथन अलग वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। मेन तो पूरा कंपनी ऑडिट भाई खत्म हो गया था। अब ये जो रेसिडुअल सेक्शन बचे कंपनीज एक्ट के, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई। वो तो इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तुमको लग रहा होगा नहीं सर आप जबरदस्ती हमको पढ़ाने के चक्कर में बोल रहे हो। भाई तुम पूरा उठा के देखो हिस्ट्री वगैरह। आप नीचे मैंने क्वेश्चन भी दे रखे क्वेश्चन बैंक में, नीचे ही अपने। तो इसके अंदर भी तुम देखोगे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, एमसीक्यू भी बहुत आ रहे हैं। तो ये इसका मेरा तुम फटाफट से शुरू करते हैं। और अगर आपको ये मेरी बुक परचेस करनी है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अदरवाइज आपको नहीं सर हमको फ्री वाले नोट्स चाहिए जो जो आप फ्री में देते हो, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रहा हूँ, वो भी तुम देख सकते हो। ठीक है। चलो अब सबसे शुरू करते हैं एलएलपी ऑडिट में। जो जो एफ मैराथन है तो कंपैरेटिवली फास्ट चलेगा भाई, पहले ही बोल रहा हूं मैं तुमको। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर ज्यादा फोकस दूंगा। करेंगे सारे टॉपिक्स पर, थोड़ा सा जल्दी होगा ये। बुक कौन कौन सी मेंटेन करनी है एलएलपी को। एलएलपी की बात चल रही है भाई, यहाँ पे अभी कंपनीज की बात नहीं चल रही है। अभी किसकी बात चल रही है? एलएलपी की बात चल रही है। इस पे एलएलपी एक्ट लगता है 2008 सेक्शन 34 उसका बोल रहा है बुक्स कौन कौन सी मेंटेन करनी है एलएलपी को। तो भाई एक तो पैसों की बुक मेंटेन करो तुम। पैसा जो कि आया गया, एक तो पहले कैश और अक्रूवल बेसिस किसी पे भी हो सकता है, कैश बेसिस पे भी, अक्रूवल बेसिस पे। कंपनी से एक बोलता है कि उसको कंपनी को हमेशा अक्रूवल बेसिस पे रखनी है, पर एलएलपी एक बोलता है कि एलएलपी कैश और अक्रूवल कुछ भी रख सकता है। अब मैंने क्या बोला, कौन कौन सी बुक्स इनको मेंटेन रखनी है? मैंने बोला तुमको कि एक तो पैसा आने जाने की बुक्स मेंटेन करनी है, एक तो मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, मनी रिसीव एंड एक्सपेंडेड, और असेट्स की बुक मेंटेन करनी है। मतलब एक तरह से तो बैलेंस शीट पीएनएल, बैलेंस शीट मान लो इसको, एक तरह से इसको पीएनएल मान लो, इसको एक तरह से बैलेंस शीट मान लो। इजी रहेगा याद करने में। पीएनएल के अंदर मनी आना जाना, और एक और बैलेंस शीट के अंदर असेट लायबिलिटी, और एक सीओजीएस परचेज इन्वेंट्री डब्ल्यूआईपी, मतलब इन्वेंट्री रिलेटेड सारी चीजें भी एक और मेंटेन करनी है। इनको एनुअल रिटर्न भरना होता है। इनको एक एनुअल रिटर्न भरना होता है विद इन 60 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। विद इन 60 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर आरओसी को एक एनुअल रिटर्न को भरना पड़ता है। सॉल्वेंसी स्टेटमेंट इनको हर साल भरना पड़ता है कि हम भाई सॉल्वेंट है, हम भाई सॉल्वेंट है। वो साइन होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स से विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज, विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। अब ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी इसके अंदर कब होती है? इंपॉर्टेंट चीज है भाई, एमसीक्यू में बहुत बार आता है। जब दोनों कंडीशन पूरी हो जाए, दोनों कंडीशन क्या? टर्नओवर 40 लाख से ऊपर पहुंच जाए, क्रॉस बोल रहा हूं, इक्वल नहीं बोल रहा हूं मैं। टर्नओवर 40 लाख से ऊपर पहुंच जाए, कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ऊपर पहुंच जाए, 25 और 40, टर्नओवर 40 लाख से ऊपर पहुंच जाए और कंट्रीब्यूशन 25 लाख के ऊपर पहुंच जाए, तब दोनों कंडीशन पूरी हो जाए, तब ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी करनी ही करनी पड़ेगी। ऑडिटर कौन होगा भाई? ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो सकता है। ओनली इसका ऑडिटर कौन हो सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो सकता है। अपॉइंट कौन करेगा भाई? अपॉइंट कौन करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर, जो डेजिग्नेटेड है ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए, वो अपॉइंट करेगा। फर्स्ट ईयर के अंदर वो कभी भी ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, बिफोर द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और अदर देन फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अलावा कब कब वो किस टाइम पे उसको ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा? 30 डेज प्रायर टू एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है, उसके 30 दिन पहले पहले तक ऑडिट अपॉइंट कर ही देना। कैजुअल वैकेंसी डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करेगा। अगर डेजिग्नेटेड फेल हो गया तो दूसरे पार्टनर फिर उसको अपॉइंट करेंगे। एडवांटेज क्या होता है इसकी ऑडिट कराने का भाई? एडवांटेज क्यों, इसको क्यों ऑडिट करा है एलएलपी की? एफएफडीएसएस, 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 एफएफडीएसएस। एरर और फ्रॉड, एफ से फ्रॉड, एरर फ्रॉड कुछ भी होगा एफएस के अंदर तो पकड़ में आ जाएगा। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एफ से ऑफिस फाइनेंशियल, एफ से फ्रॉड, एफ से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। एफ से फ्रॉड, एफ से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको पैसा देंगे अगर आपकी ऑडिटेड बुक्स होगी तो। डिस्प्यूट कुछ भी होगा पार्टनर के बीच में तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। डी से डिस्प्यूट। एस से सजेशन बाय द ऑडिटर, जो ऑडिटर सजेशन देगा उससे अपनी कंपनी में इंप्रूवमेंट होगी। एस से सेटिंग ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ ए पर्सन। ठीक है। ऑडिटर की क्या ड्यूटी होगी? ऑडिटर कैसे ऑडिट करेगा? बहुत नॉर्मल, फटाफट से रीड कर लो। सबसे पहले तो ऑडिटर सबसे पहले टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट आएगा, जो उसको इंस्ट्रक्शन दी होगी, वो बंदे बोलेंगे देखो ऐसे ऑडिट करनी है, पार्टनर्स को बता देंगे। तो सबसे पहले तो मैं जब रिपोर्ट साइन करूंगा, रिपोर्ट बोलूंगा तो बोलूंगा हाँ भाई मेरे को सारा डाटा मिल गया था, मेरे को सारा डाटा मिल गया था, सारे रिकॉर्ड इन्होंने मेंटेन कर रखे थे, मेरे पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं करी थी। अब मैं रिपोर्ट इशू कर रहा हूँ भाई, मेरे को सारा डाटा मिल गया था, इन्होंने सारे बुक्स मेंटेन कर रखे थे, मेरे को सारा डाटा मिल गया, इन्होंने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। अब जो भी तुमने बचपन के अंदर 11 12 के अंदर एक चैप्टर था पार्टनरशिप वाला, वो जो भी पढ़ा है ना तुमने सब कुछ यहाँ पे लगा देना। कैपिटल कितनी होनी चाहिए, रेट ऑफ रिटर्न कितना होना, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, ड्राइंग कितनी ले सकता है, बोरिंग कौन कितनी कर सकता है, ड्रो सैलरी उसको कितनी होनी चाहिए, रिम्यूनरेशन कितनी होनी चाहिए, सारे पॉइंट यहाँ पे लगा दो। वो सारी चीजें वो चेक करेगा बंदा। बिजनेस कौन सा होना चाहिए, कैपिटल, इंटरेस्ट, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ड्राइंग, सैलरी, बोरिंग, लोन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होना चाहिए, सब कुछ। ठीक है ना। और पार्टनर ने अगर मिनट बुक मेंटेन कर रखी है तो उसका रिजोल्यूशन भी चेक करेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स भाई बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी को मेंटेन करनी है ओनली अक्रूवल बेसिस पे। अपन ने भी जो एलएलपी का पढ़ा वो तो कैश बेसिस पे भी हो सकती है, ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, अक्रूवल बेसिस पे होनी चाहिए, डबल एंट्री सिस्टम में होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर, अक्रूवल एंड डबल एंट्री बेसिस पे होनी चाहिए। वो हमेशा रजिस्टर ऑफिस पे ही मेंटेन होनी चाहिए और ब्रांच की ब्रांच में हो सकती है, बाकी रजिस्टर ऑफिस पे मेंटेन होनी चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अगर आप बुक्स मेंटेन कर रहे हो तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, बीबी सोए, ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बुक्स मेंटेन कर रहे हो तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी क्या, इंक्लूड द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द ब्रांच, बी से ब्रांच, बी से
बी से ब्रांच, बी से ब्रेकअप, एस से सिस्टम, एस से सिस्टम, एस ओ से ओरिजिनल फॉर्मेट, आई से इंडिया, एल से लेजिबल फॉर्म, ठीक है ना। तो ब्रांच की भी, ब्रांच से भी इंफॉर्मेशन आई उसको एज इट इज रख दो बिना अल्टर करे हुए। जो भी इसका बुक्स का जो बैकअप सिस्टम है, बैकअप का सर्वर इंडिया के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसे सिस्टम स्टोर इन प्रॉपर सिस्टम में होना चाहिए, वो सिस्टम आपको रिट्राइव, डिस्प्ले, प्रिंट आउट करने में मदद करेगा। वो वाला अच्छा वाला सिस्टम में ही आपको बुक्स मेंटेन करनी है, इलेक्ट्रॉनिक करनी है। ओरिजिनल फॉर्मेट में ही करना, अनअल्टर्ड फॉर्म में रखना, इंडिया के अंदर एक्सेसिबल होनी चाहिए, वो बुक एक्सेस कर सके, लेजिबल फॉर्मेट में होनी चाहिए। लेजिबल फॉर्मेट पता चला अली की यूनिकोड वगैरह में दिख रही है तो अपन को समझ में नहीं आएगी वो बुक की। प्लेस ऑफ बुक्स का अकाउंट्स रजिस्टर ऑफिस के अंदर होनी चाहिए, ब्रांच की ब्रांच के अंदर हो सकती है, पर अगर रजिस्टर ऑफिस से अलावा अगर अपन और कहीं पे बुक्स मेंटेन रखना चाहते हैं तो बोर्ड का एक रिजोल्यूशन पास करो, बोर्ड का एक रिजोल्यूशन पास करो, फिर बोर्ड रिजोल्यूशन से 7 दिन के अंदर अंदर आरओसी को बता दो कि हम ये बुक्स यहां पे मेंटेन करने वाले हैं, हम ये बुक्स यहां पे मेंटेन करने वाले हैं, 7 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द बोर्ड डिसीजन उसको बताते ना। और फिर उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ब्रांच की ब्रांच में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो सकती है, पर प्रॉपर रिटर्न आने चाहिए, रिटर्न टाइम टू टाइम आने चाहिए। ब्रांच वाले मेन ऑफिस को रिटर्न भेजेंगे कि ये वाली बुक्स, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हमारा फाइनल समराइज करके वो भेजेंगे ब्रांच को, ब्रांच जो है वो रिटर्न भेजेगी मेन हेड ऑफिस को समराइज करके। और जो फॉरेन ब्रांच है पीरियोडिकली, मतलब समराइज रिटर्न पीरियोडिकली भेजती रहेगी। पीरियोडिकली का मतलब यहाँ पे होगा क्वार्टरली, फॉरेन ब्रांच के केस के अंदर हर क्वार्टरली उनको रिटर्न भेजना ही भेजना है। कौन बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट कर सकता है? एनी डायरेक्टर ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, एनी डायरेक्टर ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। और अगर आउटसाइड इंडिया पड़ी हुई हो तो समराइज रिटर्न क्वार्टरली आना ही आना है, और डायरेक्टर इंस्पेक्ट करेगा उसको। और अगर कंपनी ने कभी चला के मांगा तो हेड ऑफिस ने चला के मांगा कि हमको तुम्हारी इंफॉर्मेशन भेजो बुक्स की, तो विद इन 15 डेज ऑफ रिक्वेस्ट उनको भेजनी ही पड़ेगी। इंपॉर्टेंट है भाई बहुत ज्यादा प्रिजर्वेशन, कितने टाइम तक इसको बुक को प्रिजर्व रखना है? प्रिजर्व फॉर 8 ईयर, एक बार फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया तो उसके 8 सालों तक अपन को प्रिजर्व रख के ही रखनी है। पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी रीजन की वजह से बोल दे, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ भी चल रहा है, कि तुम 8 साल से भी लंबा इसको प्रिस्क्राइब करो, तो उससे भी लंबा तुमको प्रिस्क्राइब चलना है, बुक्स अकाउंट उस वक्त भी मेंटेन करनी है। और अगर अपन ने नहीं करा ये कंप्लायंस तो 1 साल की सजा हो सकती है, फिर 50,000 से 5 लाख तक का फाइन हो सकता है। इसको कट कर दो, हो गया, फाइन हो सकता है 50,000 से 5 लाख तक का, और 1 साल तक की सजा हो सकती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट 129 बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करके बनना चाहिए, शेड्यूल 3 बनना चाहिए, ये 129 बोलता है। तो इसको मैंने समझाने के लिए क्वेश्चन ही पटक दिया यहाँ पे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, कंप्लाई करनी। ओपन ने जो ऊपर वाला था 128 वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का था, 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडेस जो भी इस कंपनी पे लगते वो लगाओ, अपने उसको लगा के बुक्स बनाओ, शेड्यूल 3 भी कंप्लाई करो, ठीक है ना। अब वो बोल रहा है कि अंडर सेक्शन 8 कंपनी है, मैं इंडेस फॉलो नहीं करूंगा। भाई ऐसी बात थोड़ी नहीं, हमने तो कहीं पे भी एग्जामिनेशन नहीं पढ़ा कि अंडर सेक्शन 8 है तो आपको इंडेस फॉलो नहीं करने पर आपको लिमिट देखनी है कि लिमिट क्रॉस हो रही है तो आपको करने ही करने। अंडर सेक्शन 8 को कोई अलग से एग्जामिनेशन नहीं देगा, ठीक है ना। सो अपन को क्या अंडर सेक्शन 8 को कोई अलग से एग्जामिनेशन नहीं दे रखा है, तो उसको रिक्वायरमेंट है 133 और 129, उसको कंप्लाई करना ही पड़ेगा। बस मॉनेटरी लिमिट देख लो कि इंडेस वाली लग रही है नहीं लग रही है। सीएफएस बनाना ही बनाना पड़ता है भाई, अपन को पता है कि किसी भी कंपनी की सब्सिडरी, जेवी, एसोसिएट वगैरह है तो उस बंदी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 के तहत उसको बनाना पड़ेगा। और जब भी वो सीएफएस बनाएगा तो उसको ले डाउन करेंगे बोर्ड में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ले डाउन करेंगे। जब अपना एसएफएस स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखते हैं उस वक्त उनके सामने सीएफएस भी रखना पड़ेगा। और जब सीएफएस रख रहे हैं अपन तो सीएफएस रखते वक्त जो भी एक स्टेटमेंट होता है, मतलब जो सब्सिडरी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक सैलिएंट फीचर्स का एक स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा एओसी 1 कि ये हमारे सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और इसके ये सैलिएंट फीचर्स है। सैलिएंट फीचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी और सेपरेट अटैच करना पड़ेगा एओसी 1 के अंदर। सीएफएस शेड्यूल 3 भी फॉलो करेगा, एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी फॉलो करेगा। एग्जामिनेशन कब है, सीएफएस कब नहीं बनाना, ये सीएफएस चैप्टर में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर एक और बता देता हूं मैं तुमको। इसके अंदर एग्जामिनेशन ये है कि समझो, मैं तुमको एग्जांपल देके समझा देता हूं। ये 3 कंपनी है ए बी सी, ये इसकी सब्सिडी है, ये सी इसकी सब्सिडी है, ठीक है ना। तो समझो बी को एग्जामिनेशन कब मिलेगी, ये मान के चलो बी को एग्जामिनेशन तब मिलेगी तब इसका जो एक तो बी ने बोल दिया बी लिस्टेड नहीं है और प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में नहीं है। बी को एग्जामिनेशन कब मिलेगी, जब बी लिस्टेड भी नहीं है, प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में भी नहीं है। बी ने अपने सारे मेंबर को बोल दिया कि भाई मैं फाइनेंशियल इस बार सीएफएस नहीं बनाऊंगा। बी ने मना कर दिया कि मैं सीएफएस नहीं बनाऊंगा, और किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं दिया, किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं दिया। पर कंडीशन ये साथ में एक और लगनी चाहिए कि या तो ए या फिर ए के ऊपर और भी कोई सब्सिडी हो, या फिर ए के ऊपर और भी कोई होल्डिंग हो, तो उनमें से कोई ना कोई उसके ऊपर वाली होल्डिंग अपना कंसोलिडेटेड, सारा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन डेज या फिर एज के अकॉर्डिंग फाइल कर रही है, आरओसी को फाइल कर रही है, ठीक है। सब्सिडरी इंटीमेट कर दिया, उसके मेंबर ने किसी ने भी ऑब्जेक्ट नहीं करा, लिस्टेड भी नहीं, प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग भी नहीं है, होल्डिंग या फिर इंटरमीडिएट होल्डिंग सीएफएस फाइल करिए रजिस्ट्रार को एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। वॉलंटरी रिवीजन ऑफ एफएस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉलंटरी रिवीजन ऑफ एफएस या फिर बोर्ड रिपोर्ट को कब अपन सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग बननी चाहिए और ये सेक्शन 134 के अकॉर्डिंग बननी चाहिए, ठीक है ना। तो सेक्शन 129 या 134 के अकॉर्डिंग जब अपन एफएस और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बनाए, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड की रिपोर्ट अगर सेक्शन 129 या 134 को कंप्लाई नहीं कर रही है तो कोई भी पुराने 3 साल खोल के
ट्रिब्यूनल से अप्रूवल लेनी पड़ेगी ऑफकोर्स। तो कोई भी पुराने 3 साल के मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड रिपोर्ट रिवाइज कर सकता हूं, पर कब? जब सेक्शन 139 या 134 मैंने कॉन्ट्राडिक्ट करा। 129 क्या बोलता है? ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, इन डेज एज फॉलो करने चाहिए। तो जो जो कंडीशन बोली उनके लिए ही मैं खोल सकता हूं। ये नहीं कि कोई छोटी सी चिंदी मिंदी गलती हो गई कि मेरे को इस बार मैं कोई ट्रांजेक्शन पिछली बार रिकॉर्ड करना भूल गया था, तो इस बार मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ऐसा नहीं, वो इस साल रिकॉर्ड करो। इन डेज ने अलग से प्रिस्क्राइब कर रखा है ना, जो प्रायर ईयर के ट्रांजेक्शन भूल गए आप। तो ऐसा नहीं कि हर कभी खोल के बैठे हो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। केवल 129 134 का अगर कॉन्ट्राडिक्ट तुमने पहले करा है तो 3 साल पहले के खोल सकते हो, वो भी ट्रिब्यूनल की अप्रूवल के बाद। और 130 बोलता है कि उसको रीओपन करने अकाउंट कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑर्डर करेगी। कोर्ट और ट्रिब्यूनल कब ऑर्डर करेगी? जब ये लोग बोले कोर्ट और ट्रिब्यूनल को, ये लोग बोलेंगे सीजी इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी या फिर अदर रेगुलेटरी बॉडी। सीजी इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी या फिर अदर रेगुलेटरी बॉडी, वो बोलेगा कि भाई इसकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स थी वो बहुत ही ज्यादा फ्रॉडुलेंट है, इनकी कंपनी में मिसमैनेज चल रहा था, तो इनके अकाउंट्स खुलाओ, इनके अकाउंट सही करवाने हैं। तो वो कोर्ट और ट्रिब्यूनल को बोलेगी, अगर उन्होंने ऑर्डर दे दिया खुलवाने हैं, फ्रॉडुलेंट मैनर में थे या तो फ्रॉडुलेंट मैनर में था या फिर मिसमैनेज हो रहा था, उनकी रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमको डाउट है, तो पुराने 8 साल तक अपन रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो 8 साल तक के पुराने कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुला सकते हैं। अपन ऊपर भी पढ़ा था 3 साल वॉलंटरी में, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं 8 साल। तो 8 साल के तक के कोई भी अपन बुक्स ऑफ अकाउंट पुराने खुलवा सकते हैं, उसमें रिवाइज करा सकते हैं। और पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था, अपन ने पढ़ा था कि 8 साल से ज्यादा भी अपन कभी बार सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे मेंटेन करने के लिए, तो वो पुराने वाले भी खुलवा सकते हैं। पर जो एक बार अपन ने रिवाइज करा दिए वो फाइनल होंगे, वो फाइनल होंगे, उसके बाद री को रिवाइज नहीं कर सकते। मतलब एक बार रिवाइज होगा तो वो फाइनल है, उसको आप रिवाइज नहीं कर सकते। अब ये बोल रहा है कि 5 साल तक ही कर सकते हैं, भाई गलत है, 8 साल होता है, 8 साल होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफएस को अप्रूवल इंपॉर्टेंट है भाई। एफएस को अप्रूवल कौन देगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए तो उसको अप्रूव कौन करेगा? पहले तो अप्रूव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा बिफोर दे साइन ऑन द बिहाफ ऑफ बोर्ड। साइन ऑफ मतलब साइन बोर्ड के साइन करने के पहले, सॉरी बोर्ड के साइन करने के पहले ये लोग करेंगे, या तो चेयरमैन, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑथोराइज कर रखा है चेयरमैन को कि आप फाइल कर सकते हो, चेयरमैन, या फिर अगर चेयरमैन को ऑथोराइज नहीं करेगा 2 डायरेक्टर, उसमें से एक तो एमडी होना चाहिए, 2 डायरेक्टर उनमें से एक तो एमडी होना चाहिए, 2 डायरेक्टर में से एक तो एमडी होना चाहिए, प्लस सीईओ सीएफओ सीएस अगर ये अपॉइंटेड है, सीईओ सीएफओ सीएस अगर ये अपॉइंटेड है, बाकी 2 डायरेक्टर एक एमडी होना चाहिए। अगर सीईओ सीएफओ सीएस है तो उनको भी करा देना साइन। कंटेंट ऑफ बोर्ड और ओपीसी केस में केवल एक डायरेक्टर साइन करेगा भाई, एक छोटी सी तो कंपनी है। कंटेंट ऑफ बोर्ड डायरेक्टर एमसीक्यू पर्पस के लिए 2 सेकंड वीडियो पॉज करो, पढ़ लो, तुमको एक बार रीडिंग मारनी है इन कंटेंट पे, अगर गलती से एमसीक्यू में आ जाए तो मैं नहीं पढ़ा रहा अभी, पॉज करके एक बार रीड मार लो, ठीक है, मैं नहीं चाह रहा हूं। अब ये किस किस को साइन करना होता है वो यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है ना। सीएसआर, सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी क्या होती है भाई? ये होती है 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000, ये सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी होती है। नेट प्रॉफिट नेटवर्क टर्नओवर, नेट प्रॉफिट नेटवर्क टर्नओवर, नेट प्रॉफिट नेटवर्क टर्नओवर, नेट प्रॉफिट नेटवर्क टर्नओवर 500,000 500,000 ग्रेटर देन इक्वल टू में, ग्रेटर देन इक्वल टू में अगर ये कोई भी कंपनी, अगर ये इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में अगर ये एक्सीड हो गई लिमिट, तो आपको सीएसआर करना पड़ेगा। आप भाई बहुत कमा रहे हो, आपको चैरिटी देनी पड़ेगी, आपको दान दक्षिणा देनी पड़ेगी हम गरीबों में, तो आपको सीएसआर कमेटी जो होती है, सीएसआर कमेटी कितने में होती है? इफ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सीएसआर कमेटी के अंदर मेंबर होते हैं ना, तो कितने होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर कंपनी को अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट है तो 3 डायरेक्टर कम से कम होने चाहिए, उनमें से एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होगा, 3 डायरेक्टर कम से कम होने चाहिए, उनमें से एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होगा। और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की जरूरत नहीं है तो 3 की जगह 2 रख लो, 3 की जगह 2 रख लो, ठीक है ना। एटलीस्ट 2 डायरेक्टर। सीएसआर में कितना स्पेंड करना है? एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट, एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। एवरेज कितने साल का? पिछले 3 सालों का एवरेज, पिछले 3 सालों का एवरेज नेट प्रॉफिट आपको स्पेंड करना ही करना है, अगर 500,000 हो गए। इन एलिजिबल एक्सपेंडिचर, इन एक्सपेंडिचर को भाई साहब हम सीएसआर नहीं मानेंगे, तो अपने बिजनेस के नॉर्मल कोर्स के अंदर कोई भी बिजनेस एक्सपेंडिचर करे तो उसको सीएसआर एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं करेंगे। कोई अपने ही एम्प्लॉय के भले के लिए कोई भी खर्चा करा आपने, उसको सीएसआर नहीं मानेंगे। कोई भी अमाउंट आउट ऑफ इंडिया स्पेंड कर रहे हो भाई, आप कमा के हमारे यहां से कमा के आप बाहर स्पेंड कर रहे हो, ऐसा तो नहीं चलेगा, तो उसको भी सीएसआर नहीं मानेंगे। प्रोविजन रिगार्डिंग डिविडेंड, एमसीक्यू के लिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है ये वाला पॉइंट है, प्रोविजन रिगार्डिंग डिविडेंड, ठीक है ना। तो डिविडेंड डिक्लेरेशन, डिविडेंड किससे डिक्लेयर कर सकते हैं? करंट ईयर के प्रॉफिट से या फिर पिछले साल के प्रॉफिट से, या फिर दोनों को मिला के, ठीक है ना। करंट ईयर का प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, बट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के बाद डेप्रिसिएशन माइनस करो तो जितना प्रॉफिट बचा उतना ही दे सकते हैं। शेड्यूल 2 में रेट्स दे रखी है डेप्रिसिएशन की उनके हिसाब से, या फिर दोनों से, या फिर मनी प्रोवाइडेड बाय सीजीएसजी, सीजीएसजी ने आपको मनी दी है तो उनसे भी आप डिविडेंड दे सकते हो। और यहाँ पे जो बात चली थी ना रिजर्व और प्रॉफिट, उसमें एक्सक्लूड होगा नॉशनल गेन, प्रॉफिट में से नॉशनल गेन हटेगा। नॉशनल मतलब जो होता है ना रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, अभी तक हुआ नहीं असली में गेन, बेचा नहीं है अपन ने, केवल रिवैल्यूएशन हुआ है उसका अभी तक। डिविडेंड आउट ऑफ फ्री रिजर्व, अगर पहले अपने पास पैसा इस साल नहीं है तो पहले जो रिजर्व पड़े हुए थे उनमें से निकाल के भी अपन पैसा उनको दे सकते हैं डिविडेंड। सो इन केस ऑफ एडिक्वेसी और अब्सेंस ऑफ प्रॉफिट ऑफ एनी, अब फ्री रिजर्व से दे सकते हैं अपन, फ्री रिजर्व से पैसा दे सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं दे सकते क्योंकि वो फ्री रिजर्व नहीं कहलाता, ठीक है ना। तो अब कितना अपन पहले के रिजर्व में से कितना पैसा निकाल के दे सकते हैं, ये सारी कंडीशन देखनी पड़ेगी अपन को, ठीक है, सारी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए पैसा अगर दे रहे। इस साल जो अपन अभी डिविडेंड देने वाले हैं 10%,
वो पिछले 3 सालों की जो एवरेज रेट थी डिविडेंड की, पिछले 3 सालों की जो एवरेज रेट थी A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3, उससे कम होना चाहिए। पिछले 3 सालों की एवरेज रेट 8% थी, अगर ये 10% हो रहा है तो ये कंप्लाई नहीं होगा। अगर इस बार अपन 8% दे रहे हैं, पिछले पहले 3 सालों में 10% था, तो ये कंप्लाई हो रहा है, ठीक है। और ये कंडीशन के साथ साथ अपन को ये भी देखना पड़ेगा, अब जो भी अपन डिविडेंड का अमाउंट है शुड बी लेस देन 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, डिविडेंड का अमाउंट शुड बी लेस देन 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। पेड अप शेयर कैपिटल, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों इंक्लूड होगा यहाँ पे, ठीक है ना। कंडीशन थर्ड होती है, सारे के सारे लॉसेस जितने भी है इस साल के, वो सारे पहले लॉसेस एक बार सेट ऑफ करो, उसके बाद जो रिजर्व बच रहा है ना भाई, उसमें से तुम बांटो। अभी तो खुद के लॉस सेट ऑफ नहीं हुए, तुम दूसरों को पैसा बांट रहे हो। और एक और, जितना डिविडेंड निकाल लिया अपने वहां से, डिविडेंड निकाल लिया, तो डिविडेंड निकालने के बाद जो रिजर्व बच रहा है, डिविडेंड निकालने के बाद जो रिजर्व बच रहा है, वो रिजर्व एटलीस्ट 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होना ही चाहिए। एटलीस्ट 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होना ही चाहिए। क्या इंटरिम डिविडेंड दे सकती है कंपनी? हाँ भाई, दे सकती है। रिजर्व, आपको डिविडेंड को डिक्लेयर करा तो उसको कोई अलग रिजर्व में ट्रांसफर करना कंपलसरी है? नहीं, कंपलसरी नहीं है। में ट्रांसफर, में चाहो तो कर दो कुछ परसेंट ऑफ प्रॉफिट, नॉट मैंडेटरी। पैसा कैसे करना है? कैश में। कैश का मतलब वारंट, चेक, इलेक्ट्रॉनिक मोड, कुछ भी हो सकता है, बट नॉट इन काइंड में नहीं दे सकते, बस कैश फॉर्म में ही दे सकते। प्रोहिबिशन, अगर अपन फेल है सेक्शन 73 और 74 के अपन ने कंप्लायंस नहीं करी, तो अपन डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। 73 74 डिक्लेयर करता है शायद, ये डिपॉजिट वाला सेक्शन है, जो अपने पब्लिक डिपॉजिट लेके डिफॉल्ट वगैरह कर दिया तो अपन डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। स्पेशल पॉइंट ध्यान में रखना भाई, ये एमसीक्यू पर्पस के लिए है, या कैसे से आ सकता है कि एक बार रेट ऑफ डिविडेंड पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताया, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल रहा है कि मेरे 5% आपको डिक्लेयर कर दिया कि 5% हम बांटेंगे हम डिविडेंड। तो एक बार तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रपोज करा है, तो जो शेयर होल्डर है ना, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जितना प्रपोज करा है उससे कम तो कर सकते हो। 5% को 3% तो कर सकती है, हम 3% ही लेना चाहेंगे, पर 5% को बढ़ा के ज्यादा नहीं कर सकते, 6% 8% नहीं कर सकते। और एक बार तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो रिकमेंड कर दिया डिविडेंड, तो वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बांटना ही बांटना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने केवल रिकमेंड करा है। मेंबर जब तक अप्रूव नहीं करे, डिक्लेयर नहीं करे, तब तक कंपलसरी नहीं है। पर अगर हम मेंबर ने एक बार अप्रूव कर दिया कि ये होगा, तब तो बांटना कंपलसरी हो जाएगा। प्रोसेस क्या होगा डिविडेंड डिक्लेरेशन का? जैसे ही आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, मतलब मेंबर ने अप्रूव कर दिया, उसके 5 दिन के अंदर अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसे में रख दो, सेपरेट बैंक अकाउंट में वो पैसा रख दो 5 दिन के अंदर अंदर। और ये विथ इन 30 डेज, मतलब ये 5 दिन भी यहाँ पे इंक्लूडेड ही है, यहाँ से जैसे डिक्लेयर करा, तो विथ इन 30 डेज आपको सारा का सारा पैसा बांटना ही है, सारा का सारा पैसा बांटना ही है। और अगर 30 दिन में नहीं बांट पाए, तो नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर एक डाल देना, नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल देना। और अगर उसके बाद अनपेड डिविडेंड अकाउंट अगर 7 सालों से पड़ा हुआ है, कोई पैसा मांगने नहीं आया, तो उसको आईपीएफ में ट्रांसफर कर दो, इन्वेस्ट एजुकेशन प्रोविडेंट फंड के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे था ना कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालना है, अगर 30 दिन में अपन नहीं दे पाए तो 7 दिन के अंदर अंदर अपन को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालना है अपन को। पर अगर अपन नहीं कर पाए, अगर उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में नहीं डाला अपन ने, तो यहाँ पे 12% इंटरेस्ट के हिसाब से अपन को पेनल्टी, अपने को इंटरेस्ट लगेगा, 12% के हिसाब से अपन को इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। पनिशमेंट फॉर फेलियर ऑफ डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड अपने डिक्लेयर कर दिया पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, या फिर 30 डेज बना हुई, 30 डेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, तो यहाँ पे 18% है। अपन ऊपर पड़ा था अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर 12% था, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 12% था, और डिक्लेयर करने के बाद दिया ही नहीं है, किसी को भी कुछ भी नहीं दिया, तो 18% इंटरेस्ट, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 साल की सजा हो जाएगी ऑफिसर को, 1000 पर डे टिल डिफॉल्ट। एक्सेप्शन, जब कब ये सजा, ये अपन ने कर दिया कि अपन नहीं बांटा, फिर भी अपन पे सजा कब नहीं लगेगी, अपने को माफी कब मिल जाएगी? जब डिविडेंड नॉट पेड बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, कोई लॉ हो रहा था, कोई लॉ से कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहा था, कोई लॉ की वजह से, कोई लॉ एक्ट की वजह से डिविडेंड पे नहीं कर पाए। शेयर होल्डर ने कोई डायरेक्शन दी थी कि हमको पैसा इस तरीके से देना, पर हम वो कंप्लाई नहीं कर पा रहे, कंपनी कंप्लाई नहीं कर पा रहे, और हमने उनको बोल भी दिया कि भाई हम आपको इस तरीके से पैसा नहीं दे पाएंगे, आप दूसरी तरीके से लेना चाहो तो ले लो, पर वो उन्होंने भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट टू रिसीव, किसको डिविडेंड मिलना चाहिए, उस वही डिस्प्यूटेड है, किसको दे हम जाके, एडजस्ट कर लिया हमने, लॉफुली हम शेयर होल्डर से कुछ पैसा मांगते थे, लॉफुली हमने एडजस्ट कर लिया, उनको डिविडेंड नहीं दे रहे, मतलब कंपनी का कोई डिफॉल्ट नहीं था, केस में कोई डिफॉल्ट नहीं था कंपनी का, यार कोई रीजनेबल रीजन था कुल मिला के। 10% मैक्सिमम ट्रांसफर करना है रिजर्व के अंदर, भाई ऐसा नहीं है, मे ट्रांसफर कितना भी कर सकती है, पर मैंडेटरी भी नहीं है ट्रांसफर करना। डेप्रीशिएशन हमने केवल 75% ही लगाया, 25% डेप्रीशिएशन डेफर कर दिया और डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, नहीं भाई डेप्रीशिएशन लगाना कंपलसरी होता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो डेप्रीशिएशन नहीं लगाया तो आप डिविडेंड नहीं बांट सकते, और आपने डेप्रीशिएशन पूरा नहीं लगाया तो एस 10 इंडिया 16 शेड्यूल टी की भी आपने नॉन कंप्लायंस करी है, ठीक है। अब बस हो गया अपना ये चैप्टर। अब जैसे कि शेड्यूल 3 इंडेज वाले क्वेश्चन है वो तुमको अलग से देखने हैं, ये मैं हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये मैक्सिमम तुमको आते हैं एफआर के अंदर, तुमने पढ़ के तुमको एक बार में रिवाइज करने हैं, मेरा तो एफआर पढ़ा हुआ बहुत साल हो गए, ठीक है। चलो।